हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। जैसे मैंने आपको मेरे लास्ट वीडियो में भी बताया था कि हमारा जो इस बार एग्जामिनेशन पैटर्न है वो ऑनलाइन एग्जामिनेशन एमसीक्यू फॉर्म में होने वाले हैं। तो आप लोगों को यहाँ पे अगर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगी तो जो भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा उसको आप इजीली टैकल कर पाओगे। ओके, सो आज हम लोग देखेंगे टीवाई बीकॉम सेमेस्टर 6 का कॉमर्स का मॉड्यूल नंबर 2 दैट इज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। मैंने थोड़ा सा चैप्टर को शफल किया हुआ है, कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ वहाँ किए हुए हैं। तो मेरा पहला टॉपिक है यहाँ पे परफॉर्मेंस अप्रेजल। ना जैसे आप लोगों ने मेरे पहला वीडियो अगर देखा होगा उसके अंदर मैंने फंक्शंस में ये टॉपिक के बारे में भी कवर किया और मैंने बोला भी था कि फंक्शंस का अगर क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ोगे तो आपके काफी सारे टॉपिक जो है वो वहाँ पे कवर हो जाते हैं और उसी के बारे में आप क्या करते हो डिटेल में आगे के जो भी आपके चैप्टर है उसके अंदर पढ़ते हो। ओके, सो परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब क्या होता है कि हर साल एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस इवेल्युएट किया जाता है। मतलब क्या होता है कि एम्प्लॉय ने कैसे परफॉर्म किया है पास्ट ईयर में, उसके कितने अचीवमेंट्स है, उसके कितने स्ट्रेंथ है और वीकनेसेस है, वो क्या करते हैं उनके जो सुपीरियर होते हैं वो एक पेपर के ऊपर लिखते हैं और उसके एक प्रॉपर रिपोर्ट बनाते हैं। अभी ये परफॉर्मेंस का जो रिपोर्ट बनाया जाता है उसके बेसिस पे उसका एम्प्लॉय का डिसीजन लिया जाता है कि एम्प्लॉय को ट्रेनिंग की जरूरत है क्या। इन केस अगर सपोज उसका परफॉर्मेंस काफी पुअर है तो डेफिनेटली उसको ट्रेनिंग देना पड़ेगा, ये मैनेजर को पता चलता है। देन अगर सपोज किसी एम्प्लॉय का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है तो उसको प्रमोशन देना पड़ेगा। ओके, कॉम्पेंसेशन वगैरह मतलब उसके इंक्रीमेंट्स वगैरह वो सब डिसाइड करने पड़ेंगे। कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, मींस वी हैव टू टेल कि अगर आप उनका परफॉर्मेंस में अगर कोई लूप होल्स है, कोई वीकनेसेस है, देन वी कैन इन्फॉर्म देम। ओके, सो दैट दे कैन इम्प्रूव अपॉन देयर परफॉर्मेंस। ओके, करियर डेवलपमेंट में हेल्प होता है, मोटिवेशन में। देन मैनेजमेंट और एम्प्लॉय के बीच में अच्छे रिलेशंस डेवलप होते हैं और एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो जाता है। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मतलब क्या, अगर सपोज आप किसी एम्प्लॉय को जॉब से निकालते हो तो परफॉर्मेंस अप्रेजल के रिपोर्ट के बेसिस पे आप लोग क्या कर सकते हो कि इनकेस अगर वो एम्प्लॉय कोर्ट में जाता है तो आप लोग वहां पे ये रिपोर्ट को प्रेजेंट कर सकते हो कि बिकॉज दिस एम्प्लॉय हैड वेरी पुअर परफॉर्मेंस, वी हैव रिमूव दैट पर्टिकुलर एम्प्लॉय। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब क्या होता है कि जहां पे आप एम्प्लॉय को एक रिपोर्ट बनाते हो परफॉर्मेंस का डिटेल में, जिसमें आप उनके स्ट्रेंथ, वीकनेस, अचीवमेंट्स वगैरह जो होते हैं या फेलियर्स जो होते हैं वो सारे आप चीजें उसके अंदर लिखते हो ताकि वो एम्प्लॉय के बारे में आपको डिसीजन लेने में हेल्प होगा। ओके, सो उसको परफॉर्मेंस अप्रेजल बोलते हैं। सो परफॉर्मेंस अप्रेजल इज नथिंग बट द इवैल्यूएटिंग परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉय। तो आप भी जब भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए जाओगे तो वहां पे हर साल के एंड में आपका परफॉर्मेंस अप्रेज किया जाएगा और उसके बेसिस पे नेक्स्ट ईयर के लिए आपको जो भी आपके प्रमोशंस वगैरह या आपके कॉम्पेंसेशंस वगैरह या आपके दूसरे जो भी बेनिफिट्स वगैरह देने हैं, ट्रेनिंग वगैरह देना है, वो सब डिसाइड किया जाता है। सो अगर आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल का रिपोर्ट बहुत अच्छा है आपको बहुत बेनिफिट्स मिलेंगे, अगर अच्छा नहीं है तो शायद तक आपको वार्निंग्स वगैरह मिल सकते हैं, आपके साथ कम्युनिकेशन किया जाएगा, आपको बताया जाएगा और इंप्रूव करने के लिए आपको बोला जाएगा। तो ये मैंने बेनिफिट के साथ आप लोगों को एक्सप्लेन किया व्हाट इज परफॉर्मेंस अप्रेजल। वैसे ही परफॉर्मेंस अप्रेजल की कुछ लिमिटेशंस भी है। नाउ लिमिटेशंस का मतलब क्या है कि परफॉर्मेंस अप्रेजल करते समय कुछ प्रॉब्लम्स जो होता है वो परफॉर्मेंस अप्रेजल जो करने वाला होता है वो कर सकता है। ओके, जिसको हम लोग बोलते हैं रेटर। परफॉर्मेंस अप्रेजल में कैसा होता है, जो तुम्हारा सुपीरियर होता है उसको रेटर बोलते हैं और जो तुम्हारा सबऑर्डिनेट होता है उसको या जिसका परफॉर्मेंस चेक होता है उसको रेटी बोला जाता है। ओके, सो क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल में। सबसे पहले हालो इफेक्ट ना। हालो इफेक्ट का मतलब क्या कि एम्प्लॉय के अंदर अगर एक पॉजिटिव चीज हुई, जैसे कि सपोज उसका बिहेवियर बहुत अच्छा है, तो उस एक पॉजिटिव के क्वालिटी की वजह से उसको क्या किया जाता है, ओवरऑल हायर रेटिंग दी जाती है। मतलब उसको 10 में से 8 मार्क्स मिलेंगे। बाकी उसने क्वालिटी कितना अच्छा काम किया, कितना क्वांटिटी का काम किया, उसका पंक्चुअलिटी, यस नो, फिर दूसरे जो भी फैक्टर्स है वो कंसिडर नहीं करते, एक ही पॉजिटिव फैक्टर के ऊपर उसका पूरा परफॉर्मेंस इवेल्युएट करके उसको क्या किया जाता है, हायर रेटिंग दी जाती है। उसका अपोजिट होता है हॉर्न इफेक्ट, जहां पे एम्प्लॉय के अंदर एक नेगेटिव चीज है या एक नेगेटिव फैक्टर है, उसकी वजह से उसका पूरा परफॉर्मेंस जो होता है उसके लिए उसको लो रेटिंग दिया जाता है। मतलब जैसे कि सपोज एम्प्लॉय का बिहेवियर थोड़ा सा हार्श है बट अदरवाइज वो काम बहुत अच्छा करता है, क्वालिटी गुड्स करता है, पंक्चुअल है, यस नो, एथिकल है। सो पर उसका बिहेवियर थोड़ा सा हार्श है, इसकी वजह से उसको क्या किया जा रहा है, लो रेटिंग किया जा रहा है। तो ये प्रॉब्लम कभी कभी होता है। सो एक पॉजिटिव फैक्टर के ऊपर अगर परफॉर्मेंस अप्रेज किया जाता है और हाई रेटिंग दिया जाता है, हालो इफेक्ट। एक नेगेटिव फैक्टर के ऊपर परफॉर्मेंस अप्रेज किया जाता है और लो रेटिंग दिया जाता है तो उसको बोलते हैं हॉर्न इफेक्ट। प्रॉब्लम ऑफ स्ट्रिक्टनेस, अभी कुछ कुछ रेटर जो होते हैं या कुछ कुछ सुपीरियर जो होते हैं बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, मतलब कितना भी अच्छा परफॉर्म करो वो क्या करते हैं, लो रेटिंग देते हैं। तो दैट इज प्रॉब्लम ऑफ स्ट्रिक्टनेस। प्रॉब्लम ऑफ लीनियंसी मतलब क्या कि जहाँ पे बहुत लीनियंट होते हैं, कितना भी आपने गंदा परफॉर्म किया होगा तो भी वो आपको 10 में से 7 मार्क्स 8 मार्क्स ऐसे ही देंगे। सो दे आर वेरी लीनियंट।
और कुछ लोग होते हैं सेंट्रल टेंडेंसी वाले। सेंट्रल टेंडेंसी मतलब क्या, आप अच्छा परफॉर्म करो बुरा परफॉर्म करो, आपको मिडिल मार्क्स ही देंगे, जैसे कि 10 में से आपको 5-6 ऐसे ही मार्क्स देंगे, वेदर यू परफॉर्म वेल और नॉट। स्पिल ओवर इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि आपका पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपका प्रेजेंट ये जो होता है परफॉर्मेंस इवेल्युएट किया जाता है। मतलब पास्ट में अगर सपोज आपने अगर वो आपके जो रेटर है उसके साथ कोई प्रॉब्लम क्रिएट किया था या उसको कुछ भी उसका काम वगैरह प्रॉपर नहीं किया था, तो उसकी वजह से अभी के परफॉर्मेंस के ऊपर उसका इम्पैक्ट होता है। मतलब वो बोलते हैं ना कि आपने जो पहले किए था वो सब चीजों की वजह से आपको अभी भुगतना पड़ रहा है, या अभी आप लोगों को उसके लिए पनिश किया जा सकता है, या उसके लिए आपको अभी पे करना पड़ रहा है। ओके, सो पास्ट परफॉर्मेंस जो होता है उसका भी परफॉर्मेंस अप्रेजल के ऊपर कभी कभी क्या होता है, इम्पैक्ट होता है, जो सही नहीं है, क्योंकि एम्प्लॉय क्या होता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम शायद उसका बिहेवियर या उसका काम करने का तरीका चेंज हो सकता है। सेम लेटेस्ट बिहेवियर। नाउ लेटेस्ट बिहेवियर का मतलब क्या होता है, अभी का बिहेवियर देखा जाता है, उसका पास्ट परफॉर्मेंस नहीं देखा जाता है कि उसने पास्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, बट अभी उसने थोड़ा बहुत कुछ प्रॉब्लम या कोई मिस्टेक वगैरह हो गया तो उसके बेसिस पे उसको लो रेटिंग दिया जा रहा है। तो ऐसा भी हो सकता है। देन इसके अंदर बहुत सारा पेपर वर्क होता है। ओके, सारे पेपर्स वगैरह आपको प्रॉपर संभालने पड़ते हैं, कॉस्टली होता है बिकॉज यहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करनी पड़ती है, कैसे परफॉर्मेंस अप्रेज वगैरह करना है, देन वो रिपोर्ट जनरेट करा वगैरह वो सब, और टाइम कंज्यूमिंग होता है बिकॉज 1 to 1 वो करना पड़ता है, सो इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग। तो मैंने आप लोगों को बताया कि व्हाट इज परफॉर्मेंस अप्रेजल, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, लिमिटेशन। अभी मेथड्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, इसके अंदर दो मेथड्स दिए हैं, एक तो ट्रेडिशनल मेथड्स और मॉडर्न मेथड्स। ट्रेडिशनल मतलब जो आपके पहले से चलते आए हुए हैं, और मॉडर्न मतलब जो अभी डेवलप किए हुए हैं। ओके, नाउ ट्रेडिशनल के अंदर सबसे पहले चेकलिस्ट मेथड। और चेकलिस्ट मेथड का मतलब क्या होता है, एक ऐसा लिस्ट बनाया जाता है और उसके सामने यस और नो कॉलम होता है। जैसे एम्प्लॉय का बिहेवियर कैसा है, वेदर द बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉय इज प्रॉपर और नॉट, तो यस होगा तो यस, नो होगा तो नो। वेदर द एम्प्लॉय इज पंक्चुअल, यस होगा तो यस, नो होगा तो नो। तो ऐसे एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस बनाया जाता है, उसके सामने यस नो का कॉलम होता है, और वहां पे क्या किया जाता है, वो टिक किया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं चेकलिस्ट मेथड। क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड का होता क्या होता है, क्रिटिकल मतलब क्या, कोई भी डिफिकल्ट, इंसिडेंट मतलब क्या, कोई भी सिचुएशन। जैसे एम्प्लॉय को किसी भी सिचुएशन में, डिफिकल्ट सिचुएशन में रखा जाता है और उनको इवेल्युएट किया जाता है। जैसे कि सपोज कोई भी एम्प्लॉय है, उसको अगर कोई भी बार्गेनिंग हंटर ऐसा कस्टमर है, बार्गेनिंग हंटर मतलब जिसको बहुत बार्गेनिंग करना अच्छा लगता है, विदाउट बार्गेनिंग वो प्रोडक्ट को परचेस ही नहीं करता है, ऐसे कस्टमर के सामने आपको क्या किया जाता है, प्रोडक्ट को बेचने के लिए बोला जाता है। अगर आपने उसमें परफॉर्म अच्छे किया तो डेफिनेटली आपको हायर परफॉर्म रेटिंग मिलेगा वैसे, या किसी क्रिटिकल सिचुएशन में आपको इवेल्युएट किया जाता है, लाइक दैट। कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, ये गवर्नमेंट ऑफिसेस में ज्यादा होता है कि एम्प्लॉय का पूरा रिपोर्ट बनाया जाता है परफॉर्मेंस का, और उसको कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है। कॉन्फिडेंशियल मतलब कि सीक्रेट रखा जाता है, इट इज नॉट डिस्क्लोज टू द एम्प्लॉय। सो ये तो इसमें भी थोड़े अपने प्रॉब्लम्स होते हैं, बिकॉज अगर डिस्क्लोज नहीं करोगे तो एम्प्लॉय को उसके लूपहोल्स पता नहीं चलेंगे, यस ना वैसे। देन रैंकिंग मेथड, यहाँ पे रैंकिंग्स दिए जाते हैं। ओके, देन ग्राफिक रेटिंग स्केल वगैरह। ग्राफिक रेटिंग स्केल मतलब आपके चेकलिस्ट के जैसा ही होता है। चेकलिस्ट में आपने येस और नो कॉलम बनाया था, ग्राफिक में आप थोड़ा सा डिटेलिंग देते हो, जैसे कि वेरी गुड, गुड, यू नो, बैड, वर्स्ट, ऐसा थोड़ा सा बड़ा स्केल वहां पे होता है, और उसके बेसिस पे एम्प्लॉय को इवेल्युएट किया जाता है। तो चेकलिस्ट और ग्राफिक रेटिंग स्केल जो होता है वो थोड़ा सा सेम ही होता है, पर यहाँ पे क्या होता है कि आपका जो रेटिंग स्केल होता है वो थोड़ा सा लेंदी होता है, जिसके अंदर प्रॉपर आपका इवेल्युएशन होता है। ओके, इट इज रेटिंग। Okay, this word is rating. Next one is modern methods, जो अभी रिसेंटली डेवलप किया, जिसके अंदर है आपका रोल एनालिसिस। रोल एनालिसिस का मतलब क्या होता है, आपको एक पर्टिकुलर रोल दिया जाता है, और रोल के अंदर आप कैसे परफॉर्म करते हो वो देखा जाता है। जैसे कि सपोज आपका सीनियर जो है उनका रोल आपको दिया जाएगा, और फिर बाद उसका काम आपको दिया जाएगा, और फिर बाद में आपका उसमें कैसे आप परफॉर्म करते हो वो सिचुएशन में देखा जाता है, चेक किया जाता है, इवेलुएट किया जाता है, दैट इज रोल एनालिसिस। असेसमेंट सेंटर्स होते हैं, आपको असेसमेंट सेंटर्स पे वगैरह लेके जाते हैं, वहाँ पे प्रेजेंटेशंस वगैरह होते हैं, और बहुत सारी चीजें, एक्टिविटीज होती है, जिसके थ्रू आपका परफॉर्मेंस जो होता है वो चेक किया जाता है। एमबीओ का मतलब होता है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। ना मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव में क्या होता है कि सुपीरियर और सबऑर्डिनेट जो होते हैं वो लोग एक साथ मिलके क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, गोल डिसाइड करते हैं, बट जो भी प्लान किया है उसका एग्जीक्यूशन जो होता है वो सबऑर्डिनेट करता है, और वापस से वो लोग इवेल्युएट करते हैं कि परफॉर्मेंस कैसा हुआ है करके। सो जब सुपीरियर और सबऑर्डिनेट मिलके कोई भी प्लानिंग वगैरह करते हैं, गोल सेटिंग करते हैं, और फिर बाद में वो इम्प्लीमेंटेशन सबऑर्डिनेट करता है, और फिर एंड में उनका जो एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस है दोनों मिलके इवेल्युएट करते हैं, तो उसको बोलते हैं मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। तो एमबीओ का फुल फॉर्म याद रखो। ओके, एचआरए इज नथिंग बट ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग।
ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग मतलब दो अगर यहाँ पे फैक्टर होते हैं कि एम्प्लॉय का ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है और कॉस्ट कितना आ रहा है। ना कंट्रीब्यूशन मतलब कि एम्प्लॉय कितना अच्छे से काम कर रहा है, कितना वो एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट में कंट्रीब्यूट कर रहा है। ओके, और कॉस्ट मतलब कि एम्प्लॉय को हमने ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनकी सैलरी पे कर रहे हैं, उनके दूसरे खर्चे वगैरह ऑर्गेनाइजेशन कर रही है, तो उसको हम लोग कॉस्ट बोलते हैं। सो दो चीजों में आप कंपैरिजन करोगे कि भाई कॉस्ट अगर ज्यादा है और कंट्रीब्यूशन कम है, मतलब वो एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। पर अगर सपोज उसका कॉस्ट कम है पर कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, तो ऑब्वियसली वो एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस अच्छा है। इस तरीके से ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग में उसका परफॉर्मेंस इवेलुएट किया जाता है। और 360 डिग्री अप्रेजल, वेरी इंपॉर्टेंट। 360 मतलब क्या, कि आपका जो परफॉर्मेंस है वो सिर्फ आपका सुपीरियर या आपका रेटर जो होता है वो इवेलुएट नहीं करता है, तो सब लोग आपके परफॉर्मेंस को इवेलुएट करते हैं। मतलब आपके परफॉर्मेंस के बारे में या आपके बारे में आपके कस्टमर्स को भी पूछा जाएगा, आपके सीनियर को भी पूछा जाएगा, आपके कलीग को भी पूछा जाएगा, आपके जो सबऑर्डिनेट्स है, आपके अंडर जो काम करने वाले, वो भी आपके परफॉर्मेंस को चेक करते हैं। सो आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस किया जा रहा है बाय डिफरेंट डिफरेंट पीपल। ओके, और सबका फिर फीडबैक लेके क्या किया जाता है, आपके परफॉर्मेंस जो होता है उसका रेटिंग किया जाता है। सो इस हिसाब से आपका ये परफॉर्मेंस अप्रेजल का टॉपिक आपको पढ़ना है, इसके ऊपर आपको क्वेश्चंस आएंगे तो आप इजीली आंसर कर पाओगे। नेक्स्ट वाला टॉपिक है आपका ट्रेनिंग का। नाउ ट्रेनिंग के बारे में मैंने आप लोगों को सेकेंड मॉड्यूल के अंदर फंक्शंस के अंदर बताया कि ट्रेनिंग एक प्लान्ड प्रोग्राम होता है, जहां पे कोई भी एम्प्लॉय जब ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करता है तो उसको क्या किया जाता है, नॉलेज दिया जाता है, इम्पार्ट किया जाता है, फिर बाद में उसको सब चीजें सिखाई जाती है, उसमें स्किल्स जो होते हैं वो डेवलप किए जाते हैं, ताकि वो एम्प्लॉय जो है ऑर्गेनाइजेशन में इफेक्टिवली परफॉर्म करे और ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव वो अचीव हो जाए। ओके, सो कोई भी एम्प्लॉय जब ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करता है तो उसको कुछ पीरियड के लिए हम लोग को ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी पड़ती है। प्लस कभी कभी आप लोग एम्प्लॉय को क्या करते हो, प्रमोट करते हो हायर लेवल पे, तो वहां पे भी उनको ट्रेनिंग की जरूरत होती है कि भाई हायर लेवल पे अगर वो गया है तो उसके लिए वो नया काम है, तो उसको वहां पे भी ट्रेन करना पड़ता है। सो ट्रेनिंग इज अ प्लान्ड प्रोग्राम, सब कुछ यहाँ पे प्लान किया जाता है कि क्या सिखाना है, कैसे सिखाना है, कौन सिखाएगा, ये सुनो, एवरीथिंग इज प्लान, उसका ड्यूरेशन क्या होगा वगैरह, एवरीथिंग इज प्रॉपरली प्लान, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रेनिंग। और ट्रेनिंग में आपके चार चीजें इंप्रूव हो सकती है, आपका स्किल, ओके, मतलब आपको कंप्यूटर कैसे ऑपरेट करना है, देन सॉफ्टवेयर कैसे ऑपरेट करना है वो आपको पता चलता है, देन योर नॉलेज इज इम्प्रूव्ड, हाँ वो काम आपको समझ में आता है, आपका एटीट्यूड चेंज हो जाता है, बिकॉज अर्लियर योर एटीट्यूड इज डिफरेंट। ओके, अभी आपका एटीट्यूड जो है वो अलग हो जाता है, देन योर बिहेवियर विद द पीपल इज ऑल्सो चेंज, योर सोशल बिहेवियर इज चेंज। तो ये आपको याद रखना है कि ट्रेनिंग के अंदर यू इंप्रूव अबाउट ऑल दिस थिंग्स। नाउ व्हाट आर द मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। मेथड्स में आप लोगों को क्वेश्चंस आ सकते हैं, उसमें है ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब। ऑन द जॉब मतलब क्या, काम के साथ साथ आप लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है, मींस यू आर वर्किंग आल्सो एंड यू आर बीइंग प्रोवाइडेड ट्रेनिंग। ऑफ द जॉब में क्या होता है कि आपको काम से दूर लेके जाया जाता है और आपको ट्रेनिंग दिया जाता है और फिर बाद में आपको काम पे प्लेस किया जाता है। सो ऑन द जॉब में देखो क्या क्या है, जॉब रोटेशन। रोटेशन मतलब क्या, घूमना, मतलब एम्प्लॉय को क्या किया जाता है, एक डिपार्टमेंट में से दूसरे डिपार्टमेंट, दूसरे डिपार्टमेंट से तीसरे डिपार्टमेंट में, ऐसे पर्टिकुलर टाइम के बाद में उसका जॉब जो है चेंज किया जाता है। जैसे आप बैंक में वगैरह देखते हो तो बैंक के अंदर क्या होता है कि कभी आप कैशियर के वहां पे काम करते हो, कभी आप बैक ऑफिस काम करते हो, कभी आप फ्रंट ऑफिस काम करते हो, अभी कभी आप लोन डिपार्टमेंट में काम करते हो, कभी क्रेडिट कार्ड में काम करते हो। सो योर डिपार्टमेंट्स आर चेंज्ड एवरी नाउ एंड देन और ऑल्टरनेटिवली, यस ना, तो उसको जॉब रोटेशन बोलते हैं। नाउ प्लान प्रोग्रेशन भी क्या होता है कि यहाँ पे भी आपका काम चेंज किया जाता है या आपको एक जगह काम से दूसरे काम पे प्लेस किया जाता है। फर्क सिर्फ इतना है कि जॉब रोटेशन में आपको कोई भी इंक्रीमेंट वगैरह नहीं मिलता या आपके पोजीशन में कोई भी बढ़ोतरी नहीं होती है। प्लान प्रोग्रेशन में आपका इंक्रीमेंट होता है, मतलब आपको यहाँ पे दूसरा काम भी दिया जा रहा है, प्लस आपके इंक्रीमेंट्स हो रहे हैं, आपका स्टेटस बढ़ रहा है। सो ये डिफरेंस आपको याद रखना है। ओके, ना कोचिंग एंड काउंसलिंग। ना कोचिंग में कैसा होता है कि एक कोच होता है, ओके, वो कोच क्या करता है, आपको हर एक चीज जो होती है वो समझाता है। जैसे कि आप सपोज कोई स्पोर्ट्समैन होता है तो स्पोर्ट्समैन के वो क्या होते हैं, कोचेस होते हैं, वो कोच क्या करता है, उसको सब चीजें सिखाता है, या सुनो प्रैक्टिकली कैसे सब चीजें होती है। तो कोच बहुत ज्यादा यहाँ पे क्या होता है, एक्टिव होता है, वो हर एक आपके काम में जो है, आपके ट्रेनिंग में जो है आपके साथ इन्वॉल्व रहता है। काउंसलिंग जो होता है, काउंसलिंग में कैसा होता है कि आप लोगों को टास्क दिया जाता है और आप लोगों को परफॉर्म करना रहता है, मतलब आपका जो सिखाने वाला है आपको या ट्रेनर जो है वो कैसा है, पैसिव है, आपको टास्क दिया जाता है और आप टास्क कैसे कंप्लीट कर रहे हो वो ऑब्जर्व करेंगे। देन अंडर स्टडीज होते हैं। अंडर स्टडीज का बोलो या अप्रेंटिसशिप बोलो, ये इसका मतलब सेम ही होता है, अंडर स्टडीज एंड अप्रेंटिसशिप थोड़ा सा सेम ही होता है। जैसे कि अगर सपोज आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो नए लोग होते हैं
उन लोगों को क्या करना पड़ता करते हैं, ये लोग जो सीनियर लोग होते हैं उनके अंडर वो लोग काम को सीखते हैं। जैसे कि सपोज कोई सीए है, तो सीए के अंडर आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे जो बच्चे होते हैं वो ट्रेनिंग लेते हैं, ये सुनो। तो उसको हम लोग बोलते हैं अंडर स्टडी। तो एक सीनियर होता है, सीनियर के अंदर दूसरे को क्या किया जाता है, दूसरे एम्प्लॉय को सिखाया जाता है। मतलब सीनियर उसको बोलता है कि ये काम करो, ये काम करो, या ये हैंडल करो, या ये आप रिपोर्ट बनाओ। सो वैसे वो एम्प्लॉय क्या करते जाता है, काम करते जाता है। तो अंडर स्टडीज और अप्रेंटिसशिप जो है वो थोड़ा बहुत एक जैसा ही होता है। ओके, अप्रेंटिसशिप मतलब क्या, जो शिकाऊ होते हैं। शिकाऊ मतलब क्या होते हैं, जो पढ़ने वाले लोग होते हैं, जिनको नई चीज सिखाई जाती है वैसे। ओके, देन जूनियर बोर्ड। जूनियर बोर्ड का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे कुछ एम्प्लॉइज अलग अलग डिपार्टमेंट में से एक आते होते हैं, और वो लोग देखते हैं कि अपने अपने डिपार्टमेंट में क्या प्रॉब्लम हो रहा है, और वो प्रॉब्लम को वो लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो वो लोग ने अपना एक ग्रुप बनाया हुआ है एम्प्लॉइज का, एंड दे आर ट्राइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम। सो वो एक ट्रेनिंग का तरीका हो सकता है, या एम्प्लॉइज को इकट्ठा किया जाता है और उनको एक प्रॉब्लम दिया जाता है, वो सॉल्व करवाया जाता है, उसके थ्रू उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। देन स्पेशल असाइनमेंट्स दिए जाते हैं कि आप ये पर्टिकुलर असाइनमेंट को कंप्लीट करो। कोई एक प्रोजेक्ट दिया जाता है, असाइनमेंट मतलब क्या, प्रोजेक्ट दिया जाता है, उसके थ्रू उसको क्या किया जाता है, ट्रेन किया जाता है। ओके, फिर है वेस्टिबुल। वेस्टिबुल एक्चुअली बाय मिस्टेक मेरा यहाँ पे ऑन द जॉब गया हुआ है, ये एक्चुअली ऑफ द जॉब होता है। तो आपको इसको क्या करना है, वेस्टिबुल को ऑफ द जॉब में कंसिडर करना है। नाउ यहाँ पे कैसे होता है कि वेस्टिबुल मतलब एक हॉल होता है। ओके, तो वो हॉल में आप लोगों को क्या करते हैं, वो लोग लेके जाते हैं, और वहां पे आप लोगों को सारी चीजें समझाई जाती है, और फिर आप एक्चुअल जॉब प्लेस पे आके वो चीज को क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हो। मतलब एक अलग जगह पे आपको लेके जाया जाता है, और वहां पे आप लोगों को चीजें सिखाई जाती है, तो वहां से फिर बाद में आप सीख के यहाँ पे आके प्रैक्टिकली वो काम करते हो। दैट इज कॉल्ड एज वेस्टिबुल। इसके लिए वेस्टिबुल जो है ऑफ द जॉब है, ऑन द जॉब नहीं है, बिकॉज आपको जॉब से दूर लेके जाके वो काम कराया जाता है। तो इसको आप यहाँ पे प्लेस करेंगे। देन लेक्चर मेथड होता है, जैसे आपके कॉलेजेस में लेक्चर होता है वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन में लेक्चर्स होते हैं, जहाँ पे सीनियर्स को बुलाया जाता है, या जो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं उनको बुलाया जाता है, एंड दे कंडक्ट द लेक्चर्स, और उसके थ्रू क्या किया जाता है, एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग दी जाती है। स्पेशली जो थियोरेटिकल पार्ट होता है वो सब समझाया जाता है। सिमुलेशन का मतलब आप लोग समझ लो कि सिमुलेशन मतलब क्या होती है, आर्टिफिशियल सिचुएशन क्रिएट करना। जैसे कि सिमुलेशन, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, पायलट है, तो पायलट के जो ट्रेनिंग होती है वो सिमुलेशन सिचुएशन में होती है। उसको एक आर्टिफिशियल एरोप्लेन दिया जाता है, और उसको फिर सिखाया जाता है कि एरोप्लेन को कैसे फ्लाई कर सकता है। यस ना, बिकॉज वो जॉब ऐसा है कि जहाँ पे हम लोग उनको ऑन द जॉब नहीं सिखा सकते, उसको पहले हम लोग को डमी इसके साथ एरोप्लेन के साथ सिखाना पड़ेगा, आर्टिफिशियल सिचुएशन में उनको सिखाना पड़ेगा, तब जाके एक्चुअल जॉब में उसको हम लोग प्लेस कर सकते हैं। सो एक आर्टिफिशियल सिचुएशन बना के वहां पे ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज सिमुलेशन। या कभी कभी ऐसे होता है कि सेल्समैन को ट्रेनिंग देना है, तो सेल्समैन को पहले क्या बोला जाता है, कुछ लोगों को बुलाया जाता है, और एक ड्रामा जैसा होता है कि आप इनको प्रोडक्ट बेचो करके। ओके, ऐसे एक आर्टिफिशियल सिचुएशन बनाया जाता है कि आपके कस्टमर से उनको आप प्रोडक्ट बेचो, और अगर आप सक्सेसफुल हुए तो मतलब कितना सक्सेसफुल होते हैं उसके अंदर, या क्या कहाँ पे आप कम पड़ते हो, वो आपको फिर आपके सीनियर्स बताते हैं। देन केस स्टडीज वगैरह डिस्कस की जाती है, और उसके थ्रू आप लोगों को ट्रेन किया जाता है कि एक पर्टिकुलर कंपनी को ये प्रॉब्लम हुआ था, उन्होंने कैसे उसको टैकल किया, उसके थ्रू ये किया जाता है। रोल प्लेइंग मीन्स आपको एक रोल प्ले करने के लिए दिया जाता है, आप उसमें कैसे उसमें से फिर देखा जाता है, जैसे आपको बोला जाता है कि आप एज अ मैनेजर जॉब करो करके, मतलब परफॉर्म करो करके, लाइक दैट। सेंसिटिविटी ट्रेनिंग वगैरह होती है। सेंसिटिविटी ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है कि यू शुड अंडरस्टैंड द पर्सन whom you are dealing with। मतलब वो इंसान के जो ये है फीलिंग्स है वो आपको समझ में आनी चाहिए। ओके, उसको सेंसिटिविटी ट्रेनिंग दी जाती है। देन मैनेजमेंट गेम्स वगैरह होते हैं, काफी सारे गेम्स वगैरह खिलाए जाते हैं, आप लोग देखते हो एमबीएस वगैरह में ये मैनेजमेंट गेम्स वगैरह ये किए जाते हैं। उसके थ्रू आपका कोऑर्डिनेशन कितना है, फिर बाद में आप लोगों को कितना वो चीजें अच्छे से आते हैं, ओके, मेमोरी आपकी कैसे, वो सब फाइंड आउट किया जाता है। देन रीडिंग वगैरह से आपको सिखाया जाता है। ओके, रीडिंग मतलब कि आपको बुक्स में वगैरह पढ़ के आप कोई भी एक चीज को सीख सकते हो, ट्रेनिंग ले सकते हो। इन बास्केट का मतलब क्या होता है कि आपको एक बास्केट दिया जाता है, और बास्केट के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, या पेपर के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स लिखा रहते हैं, और आप लोगों को क्या करना रहता है, उसका सॉल्यूशन लिखना रहता है। पहले कैसा होता था, वो बास्केट दिया जाता था जिसके अंदर पेपर्स होते थे। आजकल कैसा ईमेल किया जाता है प्रॉब्लम, और फिर बाद में आपको उसके लिए सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो ऐसे ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स है। नाउ ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट नीड। मतलब एम्प्लॉय को ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की जरूरत है क्या, उसका जो पूरा प्रोसेस है उसके बारे में समझाए। तो इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्टिव वगैरह नहीं फॉर्म हो सकते, बट एक बार देख लेने का।
देन आपको फाइंड आउट करना है वेदर द इफेक्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम वाज इफेक्टिव और नॉट। मतलब आपने एम्प्लॉय को ट्रेनिंग तो दे दिया पर वो कितना इफेक्टिव हुआ, वो आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, उसके मेथड्स यहाँ पे आपको दिए हुए, तो थोड़े से आप लोग ग्लांस करके जा सकते हो। जैसे आप जो ट्रेनी है जिसको आपने ट्रेनिंग दिया उसका फीडबैक ले लो, या आप ऑब्जर्वेशन करो कि भाई वो एम्प्लॉय ट्रेनिंग में कितना अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। अगर वो अच्छे से परफॉर्म कर रहा है तो डेफिनेटली उसको ट्रेनिंग इफेक्टिव है, अदरवाइज नहीं, वो इफेक्टिव नहीं है। ओके, देन टेस्ट रीटेस्ट। नाउ टेस्ट रीटेस्ट का मतलब क्या होता है कि पहले उसका परफॉर्मेंस देखो, फिर उसको ट्रेनिंग दे दो, फिर वापस से उसकी परफॉर्मेंस देखो। तो उसके हिसाब से आप क्या कर सकते हो, उसका ट्रेनिंग उसको इफेक्टिव हुआ कि नहीं पता चल सकता है। ओके, फिर बाद में है ऑन द जॉब परफॉर्मेंस। फिर बाद में आपको क्या करो है, एम्प्लॉय को जॉब पे प्लेस करो ट्रेनिंग के बाद में, और फिर बाद में वो जॉब पे कितना अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, उससे आपको पता चल सकता है कि वो ट्रेनिंग उसके लिए इफेक्टिव था कि नहीं। आप एक्सपेरिमेंट्स वगैरह कंडक्ट कर सकते हो। ओके, एक्सपेरिमेंट से भी आपको पता चल सकता है। देन कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का मतलब होता है सीबीए। सीबीए का मतलब क्या होता है कि वो एम्प्लॉय कितना कॉस्ट इनकर करता है और उसको ऑर्गेनाइजेशन को कितना कंट्रीब्यूशन देता है। मतलब सपोज उसके एम्प्लॉय की वजह से बेनिफिट ज्यादा हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन को और कॉस्ट कम आ रहा है, तो ऑब्वियसली क्या है कि वो एम्प्लॉय को ट्रेनिंग इफेक्टिव हुआ है। पर अगर ट्रेनिंग के बाद में भी एम्प्लॉय का कॉस्ट बहुत ज्यादा है और वो इतना ज्यादा अच्छे से कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, बेनिफिट ज्यादा नहीं है, तो ट्रेनिंग इज नॉट इफेक्टिव। देन एम्प्लॉय का करियर ग्राफ कैसे जा रहा है, अगर उसका करियर ग्राफ ऊपर ऊपर जा रहा है, जूनियर से सीनियर, सीनियर से वगैरह, तो आपको पता चलेगा कि वो एम्प्लॉय को ट्रेनिंग इफेक्टिव है करके। सो ये सारे ट्रेनिंग के ऊपर आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। एंड ये परफॉर्मेंस अप्रेजल और ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना। ये जो आपका फर्स्ट टॉपिक था वो मैंने थोड़ा यहाँ से यहाँ पे लिया हुआ है, उसके बारे में आप लोगों को बताता हूँ। टॉपिक है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ना ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे आप एम्प्लॉय के स्किल्स को, कॉम्पिटिशन को या नॉलेज को वगैरह इंप्रूव करते हो, ताकि एम्प्लॉय का ऑर्गेनाइजेशन में क्या होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए। ओके, बिकॉज जब एम्प्लॉय का डेवलपमेंट होगा देन डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट विल टेक प्लेस। तो उसको हम लोग एचआरडी या ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट बोलते हैं, डेवलपमेंट ऑफ योर एम्प्लॉयज। ओके, तो उसके फंक्शंस वगैरह यहाँ पे दिए हैं, तो थोड़ा सा इसका मीनिंग आप याद रख के जाओ। पोटेंशियल अप्रेजल। पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, कैपेसिटी। सपोज आप एम्प्लॉय को कोई नया प्रोजेक्ट देने वाले हो, कोई नया काम देने वाले हो, तो वो एम्प्लॉय कितना पोटेंशियल है, कितनी कैपेसिटी रखता है वो काम को हैंडल करने की। यस ना। तो उसको आप क्या करते हैं, इवेल्युएट करते हो। अप्रेजल मतलब क्या, इवेल्युएट, कि वो एम्प्लॉय के अंदर आगे जाके अगर इसको ये प्रोजेक्ट देंगे तो उसका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, वो आप इवेल्युएट करते हो। क्योंकि डायरेक्टली आप लोग एम्प्लॉय को किसी प्रोजेक्ट में अगर प्लेस करोगे और उसने अगर सपोज कोई कॉस्टली मिस्टेक्स वगैरह की, इट कैन बी लॉस फॉर द ऑर्गेनाइजेशन और इट कैन अफेक्ट द इमेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। पहले आपको क्या करना है, वो एम्प्लॉय का पोटेंशियल अप्रेजल करना है, उसकी कैपेसिटी इवेल्युएट करना, और फिर बाद में उसको आपको क्या करना है, वो टास्क देना है। इसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग एम्प्लॉय स्ट्रेंथ एंड वीकनेस विद द व्यू टू यूज दिस एज अ प्रेडिक्टर ऑफ हिज फ्यूचर परफॉर्मेंस, कि आगे जाके वो कैसा परफॉर्म कर सकता है। तो इसका भी मीनिंग याद रखे जाओ। सक्सेशन प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सक्सेशन प्लानिंग का मतलब क्या होता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन की कोई सीनियर पर्सन जो है, जैसे सीईओ वगैरह है, वो क्या होने वाले, रिटायर्ड होने वाले हैं, या फिर वो जॉब छोड़ के जा रहे हैं, या फिर सडनली उनकी सपोज मतलब हेल्थ वगैरह खराब हो गई या कुछ प्रॉब्लम हो सकता है ऐसा, आप प्रेडिक्ट कर रहे हो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो दूसरा बंदा है या दूसरा उनके प्लेस पे किसी को आपको प्रिपेयर करके रखना पड़ेगा या रेडी करके रखना पड़ेगा। बिकॉज किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हायर अथॉरिटी अगर नहीं रहती है तो उसका उसकी वजह से क्या हो सकता है, वो ऑर्गेनाइजेशन कोलैप्स हो सकती है। बिकॉज ये जो आपके टॉप लेवल वाले होते हैं या सीईओ वगैरह होते हैं, वो आपके सारे ऑर्गेनाइजेशन के प्लानिंग करते हैं। सो प्लानिंग ही अगर प्रॉपर आपका नहीं होगा तो डेफिनेटली आपकी दूसरी जो चीजें एग्जीक्यूशन वगैरह जो है प्रॉपरली होगा नहीं। तो सक्सेशन प्लानिंग जो होता है वो हायर लेवल के एम्प्लॉयज के लिए होता है। ओके, की पोजीशंस के लिए होता है। की पोजीशन मतलब जो बड़े बड़े लेवल पे जॉब करने वाले या टॉप लेवल पे काम करने वाले जो आपके एम्प्लॉयज है, उनको हम लोग की पोजीशंस बोलते हैं। तो उसके अंदर आप क्या करते हो कि आपका जो हायर लेवल का जो एम्प्लॉय है या की पोजीशन वाले जो एम्प्लॉयज है, वो उनकी वैकेंसी क्रिएट होने वाली है, मे बी बिकॉज ऑफ देयर हेल्थ और मे बी बिकॉज ऑफ अदर रीजन। उसके लिए आप लोग क्या कर रहे हो, पहले से ही दूसरे को प्रिपेयर करके रख रहे हो, प्लान करके रख रहे हो। कि मतलब सपोज आपके यहाँ पे सीईओ है, तो वो सपोज 1 साल के बाद में रिटायर्ड होने वाला है, और फिर बाद में आपके यहाँ पे दूसरा एक कोई एम्प्लॉय है जिसको आप क्या करते हो, वो पोस्ट के लिए कैपेबल समझते हो, तो 1 साल के लिए क्या करोगे आप, वो जो पर्टिकुलर एम्प्लॉय है जो वहां पे मतलब आपके यहाँ पे काम कर रहा है, जो उसकी पोजीशन ले सकता है, आपके जो सीनियर है उसकी, तो उसको आप प्रॉपरली ट्रेन करते हो, रेडी करते हो, ताकि वो उसकी जगह ले पाए। तो सिर्फ इतना ही याद रखो
कि आपके ऑर्गेनाइजेशन की पोजीशन जब वैकेंट होने वाली रहती है तो आप दूसरे कैंडिडेट को उसके लिए क्या करते हो, प्रिपेयर करते हो। दैट इज कॉल्ड एज सक्सेशन प्लानिंग, बिकॉज आपका हायर लेवल जो है वो कभी भी वैकेंसीज वहां पे नहीं होनी चाहिए, बिकॉज दे आर द वेरी इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ इन योर मैनेजमेंट। सो वो आप लिख सकते हो। यहाँ पे सिर्फ आप टॉपिक्स देख के जाना अच्छे से। देन करियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। करियर प्लानिंग का मतलब क्या होता है कि एम्प्लॉयज के जो करियर गोल्स है उनको आप लोग डिसाइड करते हो और फिर आप उनको डेवलप करने की कोशिश करते हो। जैसे कि सपोज कोई एम्प्लॉय अगर आपके यहाँ पे आता है तो वो जूनियर से सीनियर, सीनियर से असिस्टेंट, असिस्टेंट से मैनेजरियल लेवल और मैनेजरियल से आगे सीईओ के पोस्ट। तो ये आपका करियर प्लानिंग हो गया। यस ना, आपको एम्प्लॉय को क्या करना है, हेल्प करना है उनकी करियर प्लान करने के लिए और उनका करियर डेवलप करने के लिए। सो आप लोग एम्प्लॉय को करियर के गोल को डिसाइड कर रहे हो यहाँ पे कि ये एम्प्लॉय को इस लेवल तक जाना है करके। या कोई भी एम्प्लॉय चाहता है कि मुझे क्या करना है, जो पोजीशन पे मैं अभी हूँ वहां से मुझे एक लेवल आगे जाना है करके। दैट इज करियर प्लान करना। सो जिस भी एम्प्लॉय का करियर प्लानिंग प्रॉपरली होता है या ऑर्गेनाइजेशन उसको करियर प्लानिंग करने में हेल्प करता है तो वो एम्प्लॉय ऑब्वियसली हमेशा मोटिवेटेड होगा और उसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन को भी उसका बेनिफिट मिल सकता है। ओके जैसे कि सपोज कोई एम्प्लॉय है जो हायर पोजीशन पे प्रमोट होना चाहता है तो ऑर्गेनाइजेशन में भी क्या करना चाहिए, उसको वैसे चैलेंजिंग टास्क वगैरह देने चाहिए, उसको ट्रेनिंग वगैरह देना चाहिए, तब जाके उसका क्या हो सकता है, आगे करियर ग्रो कर सकता है। दैट इज करियर प्लानिंग। ओके या फिर वो एम्प्लॉय को कुछ आगे पढ़ाई करनी है या कोई कोर्सेज वगैरह करने हैं तो उसके लिए उसको अलाउ करना चाहिए। दैट इज करियर प्लानिंग। देन मेंटोरिंग। मेंटोरिंग का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे कोई एक सीनियर में ये होता है, एम्प्लॉय होता है या एक्सपीरियंस पर्सन होता है जो लेस एक्सपीरियंस पर्सन को क्या होता है, चीजों के बारे में समझाता है। जैसे कि सपोज आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया, वहां पे आपको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ भी पता नहीं है, यस ना, तो आपका एक मेंटोर होगा, आपका एक सीनियर होगा जो आप लोगों को हर एक चीज के बारे में बताएगा कि ये ऐसे होता है, फाइलिंग ऐसे करना है, रिपोर्टिंग ऐसे करना है, या ये काम आपको करना है करके। सो एक सीनियर पर्सन, एक्सपीरियंस पर्सन एक लेस एक्सपीरियंस पर्सन को ये क्या करता है, चीजों के बारे में बताता है या उनकी जो स्किल है, उसका जो नॉलेज है उसको एनहांस करने में हेल्प करता है, यस ना, ताकि वो जो लेस एक्सपीरियंस पर्सन है उसका ओवरऑल ग्रोथ हो जाए। उसको हम लोग बोलते हैं मेंटोरिंग। जैसे कॉलेजेस में आप लोग देख सकते हो, प्रिंसिपल जो है वो टीचर के लिए क्या होता है, मेंटोर होता है, यस ना, बिकॉज प्रिंसिपल जो होते हैं वो क्या करते हैं, जो टीचर से उनको कोई भी अगर डाउट होता है, कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो उनके प्रॉब्लम को वो लोग सॉल्व करते हैं। वैसे अगर सपोज आपने अकाउंट डिपार्टमेंट ज्वाइन किया और आपके साथ कोई आपका मैनेजर है, अकाउंट मैनेजर वगैरह है या आपके सीनियर है, तो वो क्या करेंगे, आप जहां जहां अटकोगे, जहां जहां आपको प्रॉब्लम आएंगे वहां पे वो आपको हेल्प करेंगे, प्लस आपको बहुत सारे नॉलेज वगैरह प्रोवाइड करेंगे, स्किल्स वगैरह आपके अंदर इम्पार्ट करेंगे। तो वो मेंटोर का काम होता है। ओके इसके अंदर दो पार्टीज होते हैं, मेंटोर और मेंटी। मेंटोर मतलब सीनियर पर्सन या एक्सपीरियंस पर्सन, और मेंटी का मतलब क्या होता है, जो दूसरा नया बंदा है या जिसको लेस एक्सपीरियंस है वो सब। ना काउंसलिंग वेरी इंपॉर्टेंट। काउंसलिंग हर एक जगह पे जरूरी होता है, सिर्फ जॉब पे ही नहीं, इवन आप स्कूल कॉलेजेस में जाते हो, पर्सनल लाइफ में वगैरह जाते हो। सो काउंसलिंग का मतलब क्या होता है कि सपोज कोई किसी को कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है, इमोशनल प्रॉब्लम वगैरह फेस कर रहा है जिसकी वजह से उसको स्ट्रेस लेवल उसका बढ़ रहा है, तो उसको काउंसलिंग की जरूरत होती है। ओके काउंसलिंग मीन्स व्हाट, टू अंडरस्टैंड दैट पर्सन एंड टू प्रोवाइड हिम सॉल्यूशन टू ओवरकम दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम वो फेस कर रहा है उसको। तो काउंसलिंग में बेसिकली डिस्कशन होता है काउंसलर और काउंसली के बीच में। ओके अगेन यहाँ पे दो पार्टी होता है। काउंसलर मतलब जो मतलब आपको काउंसलिंग देगा या जो आपका जो प्रॉब्लम है वो आपको हेल्प करेगा सॉल्व करने के लिए, और काउंसलिंग मतलब जो प्रॉब्लम फेस करने वाला है, स्ट्रेस फेस करने वाला है वो। तो कम्युनिकेशन होता है दोनों के बीच में, डिस्कशन होता है जहाँ पे काउंसली जो होता है वो अपना प्रॉब्लम शेयर करता है और काउंसलर जो होता है वो क्या करता है, वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता है। सो काउंसलिंग इज रिक्वायर्ड एवरीवेयर। मतलब आप जॉब कर रहे हो घर के अंदर, फिर बाद में आप सर्विस सेक्टर में हो या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हो, एवरीवेयर या आप किसी भी लेवल पे काम करो, एवरीवेयर काउंसलिंग इज रिक्वायर्ड नाउअडेज, बिकॉज आजकल की जो लाइफ है बहुत ज्यादा क्या हो चुकी है, स्ट्रेसफुल हो चुकी है। ओके डेडलाइंस वगैरह होते हैं तो उससे स्ट्रेस आ जाता है, तो उसको रिलीव करने को काउंसलिंग काफी ज्यादा हेल्प करता है। टेक्निक्स याद रखना, इसके अंदर तीन टेक्निक्स है, डायरेक्टिव काउंसलिंग और नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग और कोऑपरेटिव। डायरेक्टिव काउंसलिंग का मतलब क्या होता है, जो छोटे मोटे प्रॉब्लम्स होते हैं एम्प्लॉय के उसके लिए डायरेक्टिव काउंसलिंग होता है, और जहां पे जो काउंसल, ये काउंसलर सेंटर्ड बोला जाता है, इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि काउंसलर सेंटर्ड होता है डायरेक्टिव काउंसलिंग मेथड, जहां पे काउंसलर क्या करता है, मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो प्रॉब्लम को समझ के वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता है।
ओके और छोटे मोटे प्रॉब्लम्स होते हैं, प्रॉब्लम जो होते हैं इजीली और कम समय में सॉल्व हो जाते हैं। नॉन डायरेक्टिव थोड़ा अपोजिट होता है, वो काउंसिली सेंटर्ड होता है, मतलब काउंसिली का उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। और जो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज वगैरह होते हैं, जैसे कोई एम्प्लॉय का अल्कोहलिज्म के रिलेटेड प्रॉब्लम है या उसका बहुत ज्यादा एग्रेसिव बिहेवियर वगैरह है, तो और बहुत उसके काम में मिस्टेक्स वगैरह हो रही है, ओके जो कॉस्टली लॉसेस वगैरह कर रहा है, इसके लिए तुमको नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग मेथड अपनाना पड़ता है, जहां पे शायद तक प्रोफेशनल लोगों की हेल्प ली जाती है एम्प्लॉय के प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए। और ये जो प्रॉब्लम है या ये जो काउंसलिंग होता है वो लॉन्गर समय के लिए होता है। वहां पे भी आप लोग क्या करते हैं, काउंसलिंग के प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करके उसके लिए क्या सॉल्यूशन हो सकता है वो फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। और तीसरा वाला है कोऑपरेटिव। जैसे ये काउंसलर सेंटर था, ये काउंसलिंग सेंटर था, वैसे ये दोनों मिलके क्या करते हैं, वो प्रॉब्लम को डिस्कस करके उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स दिस वाज ऑल अबाउट योर सेकेंड मॉड्यूल। ओके, आई होप कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट थोड़े क्लियर हुए रहेंगे। ऐसे कॉन्सेप्ट्स अगर आप लोगों को क्लियर होंगे प्रॉपर्ली, यू कैन आंसर एनी क्वेश्चन। सो आपने बहुत सारे क्वेश्चन बैंक जमा करके रखी हुई होगी, बट उसको पढ़ने से पहले अगर आप ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अगर करोगे और फिर बाद में ऑब्जेक्टिव पढ़ोगे, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। ओके, सो फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो मैंने आप लोगों को सेकेंड मॉड्यूल के बारे में बताया हुआ है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को थर्ड मॉड्यूल के बारे में बताऊंगा। Okay, thank you students, please do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel and also recommend my channel to your friends. We will meet in the next video. Bye bye.